बोशल रेडियो में आप युवा साथियों का स्वागत है। और कैसे हैं आप लोग? आपको अपने सुनने वालों को सबको हाय बोलिए, हेलो बोलिए, जो भी बोलना है बोलिए। यस, हेलो एवरीवन। हम लोग आज आ गए हैं बोशल रेडियो पे कार्यक्रम के लिए। तो क्या कार्यक्रम करेंगे आप लोग? हम लोग हमारे पास काफ़ी सारी न्यूज़ हैं और काफ़ी सारी बातें हैं जो हम चाहते हैं कि युवा साथी हमारे जानें हम्म। और उनको समझें और हमारा पर्सपेक्टिव समझें। बुजुर्गों के लिए कार्यक्रम नहीं है, नहीं, सिर्फ युवा साथी। नहीं, उनके लिए भी है, बिल्कुल सबके लिए है। ओके ओके, ठीक है। तो क्या बताना चाहती हैं आप? आपने क्या पढ़ा आज आज या कल न्यूज़पेपर में? क्या पढ़ा आपने जो आपको लगता है कि अ, सही से आया नहीं, सही से बताया नहीं गया, सही से जाना नहीं गया, और आप अपने तरीके से बताना चाहती हैं? बताइए। हाँ, तो जैसे कि अभी मैंने तो आज रिसेंटली ही पढ़ा था। हम्म। तो ये तो एक मेजर न्यूज़ थी कि जो अंडे हैं उनको हम्म। फिर से रिज्यूम कर दिया गया है वेस्ट बंगाल में मिड डे मील्स में। अच्छा, फिर से हाँ, रिज्यूम कर दिया गया? तो बंद हाँ, ही क्यों किया गया था? वही तो। पहले मतलब जब इस्कॉन को टेंडर दिया गया था कि अब वो देंगे, क्या हम्म। बोलते हैं उनको, खाना प्रोवाइड करेंगे मिड डे मील का हम्म। गवर्नमेंट स्कूल्स में हम्म। वेस्ट बंगाल में। तो फिर ये हुआ कि सब लोग अपोज करने लगे कि भाई ऐसे तो फिर अंडे नहीं मिलेंगे, फिर उनको अंडे नहीं मिलेंगे हम्म। और बच्चों को अंडे नहीं दिए जाएंगे। तो आज के न्यूज़पेपर में ऐसा था कि जो चीफ मिनिस्टर ने उन्होंने खुद कहा है कि अंडे दूसरे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइड करेंगे और बाकी का खाना, प्रोटीन रिच खाना इस्कॉन देगा अपने। अच्छा, लेकिन तो इस्कॉन ने खाना देने का काम हाँ, लिया है। बिल्कुल, इस्कॉन वेस्ट तो बंगाल। मंदिर वगैरह का काम करता था। इस्कॉन ने ये सब कब से शुरू कर दिया कि प्राइमरी स्कूलों में खाना, मिड डे मील का खाना प्रोवाइड करेंगे? कहाँ से, कैसे? मतलब ये गवर्नमेंट के साथ, इसका मतलब धार्मिक संस्थान टाई अप कर रहे हैं। और हाँ, जबकि पहले अक्षय पात्र जैसी संस्थाएं दे रही थीं, ऐसे एनजीओज दे रहे थे जो। हाँ, जो मतलब नॉन गवर्नमेंटल हैं। ये तो हम्म। मतलब ये तो धार्मिक रिलीजियस हैं, संस्था है। हाँ, तो सीधे रिलीजियस हैं। हम्म। मुझे तो लगता है कि इनको भी अपना जो है कुछ फ़ायदा है इनका और इकोनॉमी इनकी। फायदा कुछ नहीं है, धार्मिक प्रचार है और कुछ नहीं। वो चाहते होंगे हाँ, कि जैसा कि इनकी सोच भी रहती है कि बहुत छोटे जो नौनिहाल बच्चे हैं उनको धार्मिक शिक्षा भी दी जाए। ऐसा नहीं है अच्छा, कि वो सिर्फ ओके। खाना ही देंगे, हुँ, वो अपने भी टारगेट पूरे करेंगे, ये तो तय है। हाँ, ये बात तो, अब अपना तो फ़ायदा है उनका। हम्म। हो सकता है कुछ इकोनॉमिक फ़ायदा भी हो उनका अपना, ये भी हो हम्म। सकता है। सरकार कुछ देगी, कुछ मदद तो अंडा करेगी। कौन देगा? अंडा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स लिखा था उसमें बस मतलब कि अंडा हाँ। सिर्फ इस्कॉन टेम्पल को अंडे से प्रॉब्लम थी? हाँ, अंडे नहीं देंगे वो, हम्म। बाकी तो वो देंगे, ओके। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स देंगे, बाकी वो अपना प्रोटीन रिच जो भी उनका मिड डे मील का मेन्यू अंडा होगा। इसलिए नहीं देंगे क्योंकि ये धार मांसाहारी फूड में या उसमें आता है, हाँ, नॉन ऐसा वेजिटेरियन। कुछ, जबकि ऐसा है नहीं। खैर, और क्या पढ़ा आपने? और इसके अलावा ये भी था कि जैसे हमारे इंडिया में हम्म। पूरा मल्टीपल स्ट्रेन्स पाए गए हैं हम्म। डेंगू के। हम्म। एक रिसर्च है आईसीएमआर और वीआरडीएल की मिला करके, एक रिसर्च है हम्म। 2023 से 2025 के बीच की। हम्म। तो मतलब उन्होंने उनको ये पता चला है कि जो डेंगू के स्ट्रेन्स हैं, चारों के चारों डेंगू के स्ट्रेन साइमल्टेनियसली पूरे देश में फैले हुए हैं, ऐसा उनको पता चला। उन्होंने काफी रिसर्च किया इस पर। 4 स्टेन्स? चार स्ट्रेन्स हैं, चारों के चारों। ओके। तो इसलिए तो मतलब, और ये कितना मतलब, इनका जो रिसर्च था वो था 25 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में इनका रिसर्च फैला हुआ था, हम्म। जिसमें से कि 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में चारों पाए गए हैं, चारों स्ट्रेन्स पाए गए हैं। अच्छा। और वो उनका वो फैल रहे हैं, लगातार फैल रहे हैं। और हम्म। जो 15 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं उसमें इनके पाए गए हैं तीन, ओके। 3 स्ट्रेन्स मिनिमम पाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में कुछ पाया गया है? उत्तर प्रदेश के बारे में स्पेसिफिकली तो नहीं लिखा था। वो पूरी एक रिपोर्ट थी उनकी, तो इसलिए वो उसके बारे में मुझे पता चला, तो ये पर्टिकुलर उत्तर स्टेन्स प्रदेश। किन राज्यों की तरफ ज़्यादा पाए गए हैं? राज्यों का जिक्र तो नहीं था उसमें कि किन राज्यों की तरफ ज्यादा राज्यों पाए। का जिक्र ही नहीं किया? हाँ, राज्यों का जिक्र नहीं था कि किन राज्यों में ज्यादा पाए गए हैं, बस संख्या बताई थी कि अच्छा। 8 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में ज्यादा ये तो हैं। और बताना चाहिए कि आखिरकार उनकी भौगोलिक स्थिति क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण पाए जाते हों? क्लाइमेट बताएगा कि क्या क्लाइमेट है वहाँ पे जहाँ पर डेंगू के सभी स्ट्रेन्स पाए जा रहे हैं।
और कहीं पर 3 पाए जा रहे हैं और कहीं पे नहीं पाए जा रहे हैं, तो क्यों नहीं पाए जा रहे, तो डिस्कशन करना चाहिए था। हाँ, ये बात तो आपकी सही है, लेकिन वही फिर जब मैंने पढ़ा तो एक पल मेरे भी दिमाग में आया था कि हम्म बाकी स्टेट्स के बारे में कुछ ऐसा जानकारी दी नहीं हुई है। हो हम्म सकता है उनकी विस्तृत रिपोर्ट जो हो उसमें पूरा जानकारी उन्होंने दिया हो। ये हम्म। तो न्यूज़पेपर में छपी एक न्यूज़ थी तो न्यूज़पेपर में ही तो छपता है ये सब। हाँ हाँ, न्यूज़पेपर छपता में तो ही तो है। छापा जाता है। ऐसा हाँ, नहीं लेकिन हो सकता ना कि आप मोटी मोटी जानकारी दे दें और हम्म डिटेल की जानकारी ना दे, नहीं दे रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा, आपको कैसे जानकारी होगी कि किन एरियाज़ में ज़्यादातर डेंगू के मच्छर पाए जाए। बारिश वैसे भी बहुत कम हो रही, लेकिन कम बारिश होने के बाद भी जो पानी स्टोरेज हो जाता है उसको लोग लापरवाही से नहीं हटाते। फिलहाल सभी लोगों को बचना चाहिए। पहले तो गवर्नमेंट ऐसी सूचनाएं प्रोवाइड करवाती रहती थी, जनहित में जारी करती रहती थी कि मच्छरों से बचने के लिए आप ये करें, ये करें, ऐसा करें, ऐसा करें। छोटे छोटे एडवर्टीजमेंट आते थे, लेकिन अब नहीं आते, अब कम आते हैं। और क्या पढ़ा आपने? और यस, जैसे आप कुछ कहना चाहती हैं, क्या कहना हाँ, चाहती हैं? ठीक। मेरे पास आज आज पहले पेज में एक न्यूज़ थी हम्म। अमर उजाला में। ओहो, हम्म, अमर उजाला पढ़ती हैं? हाँ। अच्छा। इसमें इसमें ये था कि जो गवर्नमेंट है हम्म वो पार्लियामेंट में अपने आप को डिफेंड कर रही है ये बोल करके कि जो कोई मिनिस्टर है, कोई भी मिनिस्टर ये नहीं अलाउ करता है कि पैलेट गन्स या फिर कोई भी वेपन्स का इस्तेमाल हो स्टूडेंट्स पे। हम्म। ये डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करते हैं। अच्छा, ऐसा कहा? हाँ। नहीं, ये गलत जानकारी है। और ये मिस इंफॉर्मेशन फैलाने के का एक नया तरीका है। लोगों को लगे कि हाँ, लोगों को नॉर्मली तो लगेगा ही कि ऑर्डर किसका है, बट मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत ये कभी भी ऐसा नहीं होता कि मैजिस्ट्रेट या डीएम या फिर अन्य जो पुलिस अधिकारी होते हैं उनके ऊपर कोई जिम्मेदारी आए। ये मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत आता है। इन लोगों की आदत है, इन लोगों का स्वभाव है जिम्मेदारी से भागना। तो जिम्मेदारी से भागने के लिए ये जो है ये सब कृत्य करते हैं, मिनिस्टीरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग रहे हैं। ये एक टर्म है कि कुछ भी हो जाए, कोई भी घटना घटेगी तो बिना मिनिस्टर की इजाज़त के नहीं होता है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं फिर? अगर सारा कुछ मैजिस्ट्रेट कर रहा है तो आप मिनिस्टर क्यों? आप पदवी छोड़ दो ना, आप ही जो है बिना काम के बैठे हुए हो। पब्लिक सवाल किससे पूछेगी? मैजिस्ट्रेट से। कौन से मैजिस्ट्रेट से पब्लिक सवाल पूछेगी? ये फिजूल की बात है, बिल्कुल गलत सलत थर्ड क्लास की बात है। वो भी तो मतलब काम उन्हीं के अंडर, मिनिस्ट्री तो सारा सब, दिल्ली पुलिस तो मिनिस्ट्री के ही अंदर आती है ना, होम मिनिस्ट्री के अंदर, तो करते तो अरे सब वो वही है। उलझा रहे हैं, ये उलझाने वाली बात है। फिर तो दरोगा रिस्पॉन्सिबल है, जिसने गोली चलाई वो रिस्पॉन्सिबल है। ये फिजूल की बात है, ये मिसगाइड करने की कोशिश है। इस बात पर कभी किसी को ध्यान भी नहीं देना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ मंत्री जिम्मेदार होता है, सिर्फ और सिर्फ मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ मंत्री को ही ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, मैजिस्ट्रेट को नहीं। मैजिस्ट्रेट कार्यान्वयन करता है, मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर मिलता है तभी वो कोई काम करता है, अपने मन से नहीं ऑर्डर लेता, अपने मन से नहीं वो आदेश जारी करता, उसको ऊपर से जानकार आदेश दिया जाता है। ऊपर कौन बैठा है? मंत्री। ये फिजूल की बात है, ऐसी बात को छापना नहीं चाहिए और इस बात पर एडिटोरियल लिखना चाहिए, बिल्कुल आलोचना करनी चाहिए ऐसी थर्ड क्लास की बात को। वो एकदम उन्होंने फ्रंट पेज पे सबसे बड़ी बड़ी हेडिंग डाल करके यही सबसे पहले, दैनिक जागरण ने एकदम यही, उनका तो पता नहीं क्या एजेंडा दैनिक चल रहा जागरण है। ने अपने मन से थोड़ी बनाया होगा, उधर हाँ। से सूचना आई होगी कि भाई साहब आप यही छापिए। वही। फिर आप चेक कीजिए कि भारत की जनता कितनी नाकारा और कितनी बेवकूफ है। वो जानती भी है इस बात को कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है। ये चालाकी है, होशियारी है। इसमें बहुत सारे लोग बंट भी जाएंगे ना, जिन्हें जानकारी नहीं होगी कि रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, वो मान लेंगे हाँ भाई हाँ सही बात है, मैजिस्ट्रेट ही देता है। हम्म पर ऐसा नहीं, मैजिस्ट्रेट तभी देता है जब उसको ऑर्डर मिलते हैं ऊपर से कि भाई ये करो, खत्म करो, भगाओ, फिनिश करो, गोली चलाओ, चाहे जो मन वो करो, चाहे जो कुछ भी करो, पर इन्हें मैदान साफ करो, ये होता है। खैर, तो जैसे कि मैंने अब इसी बात को अगर मैं कंटिन्यू करना चाहूँ तो रैपिड एक्शन फोर्स के सोर्सेज ने भी ये कहा है, और उनकी जो डायरी एंट्री में जो सारा कुछ दर्ज होता है, उन्होंने कहा कि हमने पूरे स्टैंडर्ड
ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉलो किए हैं हम्म, और डीसीपी ने डायरेक्ट किया था हम्म, पैलेट गन्स चलाने के लिए। हम्म, उन्होंने खुद ये कहा है कि दिल्ली पुलिस के डीसीपी रैंक के ऑफिसर ने डायरेक्ट किया था हमें हम्म। ये पैलेट गन्स चलाने के लिए, उसका ऑथराइजेशन हमें मिला था और इसलिए उन्होंने उसको दर्ज भी किया है कि उन्होंने कितने राउंड चलाए हैं, क्या क्या किया। डीसीपी भी बिना चर्चा के, बिना मंत्री के साथ चर्चा के, विमर्श के ये डिसीजन नहीं ले सकता, कभी बिल्कुल। नहीं ले सकता, क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनिस्टर की है, हाँ। बात उसी पर जाएगी। तो बिना चर्चा के डीसीपी ये निर्णय नहीं ले सकता, बिल्कुल फैक्ट है ये, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। इसके लिए सीधे सीधे गृह मंत्री जिम्मेदार हैं और गृह मंत्री भागना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि मैं कुछ कर भी दूं। अभी अगर इस बात से अगर उनकी तारीफ हो रही होती तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने चले आते चौड़े होकर, लेकिन इस बात के लिए उनकी आलोचना हो रही है इसलिए भाग खड़े हुए हैं। और ये सारे मिनिस्टर भाग खड़े होते हैं इसलिए क्योंकि उनको जिम्मेदारी लेने की आदत नहीं है, उनकी प्रैक्टिस में जिम्मेदारी लेना नहीं है। इस सरकार में तो नहीं है जिम्मेदारी बिल्कुल। लेने की प्रैक्टिस, बिल्कुल सही बात ये है। जिस संगठन से आते हैं उसमें जिम्मेदारी शब्द कहीं लिखा भी नहीं गया होगा, हैशटैग गैर जिम्मेदारी लिखा गया होगा, सही बात है। तभी ये संगठन बना होगा। हैशटैग गैर जिम्मेदारी, हैशटैग भाग जाओ, हैशटैग भगोड़े वगैरह वगैरह एटसेट्रा। मेरे पास एक और न्यूज़ थी, यस, इसमें कंटिन्यू प्लीज। आईसीएमआर की मतलब आईसीएमआर की सर्विकल कैंसर पिल्स जो हैं वो ये दिखाती हैं कि एचपीवी से होने वाले एचपीवी को वायरस मतलब एचपीवी जो है वो वायरस में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको रोकने के लिए जो एचपीवी सर्विकल वायरस ही होता है, नहीं ह्यूमन मतलब पैपिलोमा वायरस वायरस। नहीं, यस। हाँ वायरस और वो कैंसर में बदल जाता है, कैंसर में बदल जाता है, तो उसको रोकने के लिए सर्विकल पिल्स जो सर्विकल कैंसर पिल्स जो हैं उनका इस्तेमाल मतलब आईसीएमआर ने कहा है कि इसका मतलब इस्तेमाल एचपीवी करने के लिए, हाँ कि सर्विकल कैंसर के लिए। सर्विकल कैंसर पिल्स नाम है उनका, और वो एचपीवी से होने वाले जो कैंसर है ओके। उसको प्रिवेंट करती है। एचपीवी बहुत सारी चीज़ों, बहुत सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है, बहुत सारी बीमारियों के लिए जिम्मेदार होता है एचपीवी, बहुत सारे रोग होते हैं उससे। और उसमें ये भी बताया गया था कि जो सर्विकल कैंसर है वो मतलब कि सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन से होने वाला एक मतलब 2 कैंसरों में से एक कैंसर है जो कि सबसे उसमें इन्फेक्शन से होने वाला कैंसर है, और ये जो है सेकंड मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ कैंसर है जो कि विमेन में पाया जाता है इंडिया में। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक मात्रा में, बिल्कुल सही कहा आपने। और कुछ आपके इस पर सवाल हैं या फिर बस उतना ही? इस पर ये था कि सर्विकल कैंसर पिल्स और एचपीवी से होने वाला जो कैंसर है मतलब कि उसके आंकड़ों के हिसाब से मुझे ये नहीं समझ में आया कि सर्विकल कैंसर पिल्स का क्यों इस्तेमाल हो रहा है उसमें। तो सर्विकल आईसीएमआर को ने जांच की होगी, कुछ उसको हाँ लग रहा होगा कि फायदा हाँ हो रहा है उससे, तो उसने देना शुरू किया होगा। बहुत बहुत बड़े स्तर पर ये प्रोवाइड की जा रही हैं पिल्स, जिससे हाँ रोकथाम की जा सके, जिन्हें हुआ है वो भी, जिन्हें ना होने वाला है वो भी, जिन्हें हो सकता है उन्हें भी, हाँ है ना। हाँ। और बताइए आप। और तो जैसे मैं अभी वही चर्चा कर रही थी आईसीएमआर की ही रिपोर्ट के बारे में, तो 2-4 बातें और ऐड करना चाहूँगी कि उसमें एक मेजर बात ये लिखी हुई थी कि जो कंकरेंट इन्फेक्शंस हैं वो और भी ज़्यादा सीवियर मैनिफेस्टेशंस डेवलप कर सकते हैं डेंगू के। मतलब कि जिनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो रहा है उनको बहुत ज़्यादा सीवियर और आगे चल के दिक्कतें हो सकती हैं उनके ऑर्गन्स में या फिर बाकी चीज़ों में उनको बहुत दिक्कत हो सकती है, तो और भी सीवियर वो डेवलप कर सकते हैं अगली बार जब उनको फिर हाँ इन्फेक्शन होगा। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम पे अटैक करने वाले जितने भी रोग हैं वो आपको अन्य आने वाले रोगों के प्रति भी बहुत वीक कर देते हैं। कि आप अगर आपको एक बार ये इस चीज़ का अटैक हो गया तो अब फर्दर जब आपको कोई बीमारी होगी तो आप उससे फाइट करने में अपेक्षाकृत कमज़ोर हो जाएंगे, क्योंकि इम्यून सिस्टम आपका वीक हो जाएगा। हाँ बिल्कुल, है ना, तो इसका यही मतलब है। और उसमें ये भी था कि डेनवी 2 जो है ये सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट सीरोटाइप है जो हाँ ये सबसे ज़्यादा 4 में से ये वाला स्ट्रेन सबसे ज़्यादा प्रीडोमिनेंट है, ये सबसे ज़्यादा पाया गया है। तो ओवरऑल मुझे इससे ये रिपोर्ट से समझ आया कि मतलब कैसे
भारत में जो इतनी डाइवर्सिटी है और मतलब इतने सारे स्ट्रेन्स, मतलब चारों के चारों स्ट्रेन्स साइमल्टेनियसली फैल रहे हैं, और वो भी अ, कुछ स्टेट्स में कुछ कुछ जगह ज्यादा पर है, हाँ, मतलब तो उन्होंने संख्या बताई। इसको बताया जाना चाहिए, इसके प्रति जागरूक किया जाना चाहिए, हाँ बहुत बिल्कुल। ज़रूरी। अगर कोई चीज़ इतनी ज़्यादा खतरनाक है तो सरकारों का ये दायित्व है कि बजाय वो पैलेट गन और तमाम सारी चीज़ें ड्रामे करने से, अपने आप को बचाने से, जनता को इस बात के लिए सतर्क करें कि तुम्हारे ऊपर अगर कोई विपदा आपदा आ रही तो तुम्हें निपटना कैसे है। अगर मच्छरों का प्रकोप या डेंगू के इतने सारे स्ट्रेन्स, पहले इतने सारे स्ट्रेन्स की बात नहीं होती थी, हाँ अगर इतने सारे स्ट्रेन्स फैल रहे हैं तो पब्लिक को, बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को अपने आप को कैसे रोकना है, इस चीज़ से बचाना है, इसकी जागरूकता बड़े स्तर पर फैलाई जानी चाहिए, बिल्कुल। डॉक्टरों के द्वारा, स्वास्थ्य कर्मियों के द्वारा, खुद गवर्नमेंट के द्वारा। तो वो ये करते नहीं, इसमें फेल है। हाँ बिल्कुल, हेल्थ के मामले में तो कुछ सुनाई ही नहीं पड़ता है अब आजकल, जैसे कि कुछ कोई प्रोग्राम चल रहा हो, क्या चल रहा हो, कुछ सरकार कुछ जागरूक करने के लिए कोई उनका मोटिव ही नहीं है। जैसे लगता है कि इनको हेल्थ, लोगों के हेल्थ से मतलब ही नहीं है। वैसे भी ये हर जगह, काफी काफी जगह तो हॉस्पिटल्स डिसमेंटल कर चुके हैं, हम्म। फिर बेड्स वगैरह हटा चुके हैं, और फिर कहते हैं हम नए बना रहे हैं। हम्म। तो इनका कोई विजन मुझे दिखता नहीं है हेल्थ को लेकर के फिलहाल, हम्म। काफी सालों से, 12 साल तो हो ही हम्म। गए हैं, तो मुझे ऐसा हम्म। लगता नहीं है। बिल्कुल सही बात है, कहीं भी नहीं दिखाई देगा। अगर कहीं पे एम्स का अनाउंसमेंट किए हैं तो वहाँ पे लोग बताते हैं, आए दिन बिल्डिंग्स और फोटोज आते हैं कि यहाँ पे देखो देखो, मजाक करते हैं, देखो देखो एम्स चल रहा है। होता क्या है? घास फूस, मिट्टी, नथिंग। हाँ वो दरभंगा एम्स वाला हुआ था, सब लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, यहाँ तो एम्स बन गया है, यहाँ तो घास फूस है कुछ ही नहीं है, वही हाँ था। बिल्कुल सही बात। आप क्या कहना चाह रही थी? मैं भी देखती हूँ, जब मैं न्यूज़पेपर में देखती हूँ तो इनके जो विज्ञापन होते हैं, गवर्नमेंट के विज्ञापन होते हैं, मैं उनमें भी देखती हूँ, तो मुझे कभी कोई ऐसा नहीं दिखता है कि हेल्थ रिलेटेड कोई विज्ञापन हो उनका। नहीं, विज्ञापनों में तो ज्यादातर योगी जी का साइज छोटा रहता है और मोदी जी का साइज बड़ा होता है। मतलब लंबाई और वो हाँ उनकी छोटाई, ये दोनों को बिल्कुल एक साथ खड़ा करते हैं, जैसे उन्होंने कहीं जा करके छत के टेरेस पे फोटो खिंचाई हो और अब वही यूज हो रहा है पूरे देश में, हर न्यूज़पेपर यूज करता है। उनकी एक ही फोटो प्रचलित रहती है, योगी जी की भी और मोदी जी की भी। हाँ उन दोनों की हाइट में थोड़ा थोड़ा तो डिफरेंस है ही। हाँ, नहीं तो योगी जी बहुत ही छोटे हाँ, योगी जी ज्यादा छोटे हैं, हैं। लेकिन वो मिलाने की कोशिश, लगभग लगभग मोदी जी के करीब ले आते हैं वो फोटो बड़ा छोटा करके, तो वो लगभग लगभग मोदी जी के करीब, एकदम मोदी जी चल रहे होंगे, योगी जी चल रहे होंगे, बिल्कुल उन्होंने डबल इंजन की सरकार चला के। एग्जैक्टली, डबल इंजन लिखा रहता हाँ है। तो बिल्कुल ये उनका, अब तो उन्होंने जैसे वो विज्ञापन दिखा रहे हैं, अब यहाँ शिलान्यास हुआ, यहाँ इनॉग्रेट ये किया वो किया, अब तो वो ये भी बताते हैं कि मतलब फाउंडेशन स्टोन रखा है इसका चीज का, अब वो हुआ नहीं है अभी, रखा, अभी वो होगा। मिस गाइड करते हैं, मिस और फिर इन्फॉर्मेशन देते हैं। डिस्ट्रिक्ट वाइज बता रहे हैं कि इस डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ, इस डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ, फिर अब हम ये करेंगे वो करेंगे, मतलब अब अगले साल चुनाव है तो उनको एक साल पहले यही सब करना है। बिल्कुल बिल्कुल। 29 जुलाई को बाघ दिवस था, तो बाघ दिवस पर उन्होंने एक विज्ञापन छापा था। उसमें ये था कि उसमें जो टाइटल था उसमें उसका ये था कि बाघ एवं उनके प्राकृतवास के संरक्षण में प्राकृतिक वास के संरक्षण में स्थानीय निवासियों की भूमिका व योगदान पर कार्यशाला की थी उन्होंने। उस कार्यशाला पे क्या हुआ था कि अब ये सब किया, ये जो टॉपिक है उनका, इस पे चर्चा तो हुई होगी, सब हुआ होगा। उसी दिन न्यूज़पेपर में ये निकला कि एक बाघ था जिसका नाम था छेदी लाल। ठीक है, अच्छा। उसने 8 लोगों की जान ली। अच्छा, तो उसको उम्र कैद की सजा दी। ओह माय गॉड। छेदीलाल को उम्र कैद, क्या इस तरीके से हेडिंग छपी थी? हाँ, छेदीलाल को दी उम्र कैद की सजा, 8 लोगों को मार देने की वजह। तो ये सजा दी किसने, किस संस्थान ने? ये मेंशन नहीं था उसमें, ये था कि जीवन भर लखनऊ चिड़ियाघर में रखने की फैसला किया गया। छेदीलाल जीवन भर लखनऊ चिड़ियाघर में रहेगा। हाँ। ओके फाइन। योगी जी हमारे बहुत न्याय प्रिय हैं, बहुत ज्यादा। सीरियसली, सच में जानवरों को, बाघों को भी जेल में रखते हैं, मतलब चिड़ियाघर को जेल समझ करके। वैसे भी उसको किसी न किसी चिड़ियाघर में तो रहना ही था, तो लखनऊ में कौन सी कोई कठिन सजा मिलती है क्या जो लखनऊ चिड़ियाघर में आते हैं? तो लॉ एंड ऑर्डर की वजह से है ना।
ओके। और ये था मतलब कि अगर उसने 8 लोगों की जान ली है तो ये नहीं है कि ये किया जाए कि लोगों को उससे दूर कर दिया जाए, उसको अपने जहाँ पे वो रहता है वहां पर सिक्योरिटी होनी चाहिए उसको, पहले नहीं। कहाँ रहता था वो जो 8 लोगों की जान ले ली उसने? 8 लोगों की जान, कहाँ से आया है वो? वो मतलब वो वाइल्ड था, ऐसे अच्छा। छेदीलाल उसका नाम रखा गया था उन लोगों ने तो। अब ऑब्वियसली जो ये होते हैं, टाइगर्स होते हैं और जो वाइल्ड एनिमल्स होते हैं वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, क्योंकि उनको ऑलरेडी उनको उसके अंदर जू में रखा जाता है या फिर इन सब जगह में रखा जाता है, तो अब कभी ना कभी तो उनका ऐसे होता है कि अब कि उनको बंद किया जा रहा है, उनको रखा जा रहा है अंदर, इसकी वजह से उन्होंने मतलब 8 लोगों की जान ले ली। अगर आप उनके पास उनके वाइल्ड लाइफ जो उनकी एक्चुअली जो हैबिटेट है उसको आप नष्ट नहीं करेंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, तो वो भी आपको कोई देखिए वो नहीं जाहिर करे। सी बात है, जो ऐसे खूंखार जानवर होते हैं, इनके लिए पर्याप्त इनका एक इकोसिस्टम होता है, इनका अपना एक एरिया होता है, उतनी ही एरिया में वो टहलते हैं। जैसे सब लोग कहते हैं ना कुत्तों के इलाके होते हैं, सबके इलाके होते हैं, कोई पूरे जंगल में नहीं टहलता, कोई बाघ पूरे के पूरे जंगल में नहीं टहलता। अभी आप लोगों ने मेरी स्टोरी सुनी होगी, जंगलों के विनाशक। तो उसमें मानव और जीव, मानव और जंतु, ये वाइल्ड जानवरों का संघर्ष बताया गया है कि भाई आपके न्यूज़पेपर में छपता है ना कि वो उसके गांव में घुस गया, वो, हाँ हाँ, उसने उसको मार दिया, उसने वो नरभक्षी निकला, वो तो नर को खा रहा है। तो ये जो इंसानी बस्तियों में घुसने की बात है वो बिल्कुल बेस्ड है कि जंगल काटे गए, जंगलों का नाश होता है, विनाश होता है, तो ये लोग भटकते हैं, भटक भटक के जगह जगह आते हैं। अब वो क्या व्यवहार करेंगे, जंगली जानवर आपके साथ क्या व्यवहार करेगा, ये तो आपने नियम बना भी रखा हो तो क्या फर्क पड़ता है, वो तो मारेगा ही। तो ये संघर्ष इसीलिए होता है क्योंकि उनके निवास स्थान को, उनके जो वास स्थल को काटा जाता है। हाँ, फिर ये जो है प्लांटेशन ड्राइव चलाते हैं, उससे एक कुछ नहीं पेड़, होगा। एक उससे पौधा माँ बीस के साल नाम। 20 साल का गैप का क्या करोगे? कोई हाँ। भी पौधा 5 साल में, 10 साल में, 20 साल में तैयार होता है। तो फिर इंसान भी बस आओगे वही कर दो, फिर वही बाबा अनंत बाबा का क्या तुम लोग पढ़े थे, वो अनंत जो सेवा। अनंत सेवा संस्थान ना, तो अनंत सेवा संस्थान के पेड़ भी लगाओ, जानवर भी प्लांट करो, नेचुरली जो ग्रोथ हुई है उसको नष्ट कर दो, ये जबरदस्ती की बात है। फुल्ली ग्रोन ट्रीज होते हैं वो, फिर उनकी जगह जरा जरा से हाँ, सैपलिंग्स फिर आप लगाते कहते हैं। हो कि हम रिहैब कर रहे हैं। हाँ। आप रिहैब थोड़ी कर रहे हो, आप उनके स्थान को नष्ट कर रहे हो, बुलडोज कर रहे हो, उनके लिए उनके प्राकृतिक आवासों को, उनके प्राकृतिक स्थलों को नष्ट करके उनको किराए का मकान दे रहे हो। हाँ। किराए का मकान जहाँ पर वो पता नहीं रह पाएंगे कि मर जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये चीज़ है। अभी जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था, हम्म। और उसके साथ साथ पैरेलली केन बेतवा प्रोजेक्ट पर भी प्रोटेस्ट हाँ चल रहा था बिल्कुल, बहुत मध्य प्रदेश में, खतरनाक, बहुत ही जिसके बारे में कोई सांकेतिक। चर्चा नहीं थी। हाँ, कोई सांकेतिक रूप से इतना खूबसूरत आंदोलन दुनिया में कहीं नहीं हुआ होगा। बिल्कुल। उन्होंने अपनी चिताएं बना ली और हम्म। वो चिताओं पे लेटे रहे। अच्छा। इनका हृदय नहीं पिघला, इनका हृदय नहीं पिघला। कोई हाँ, पुलिस मिनिस्टर, पकड़ पकड़ के उनको सबको हाँ, छोड़ा ही उनके कहीं कहीं। साथ अत्याचार कर रहे हैं। बताइए कोई कैसे आंदोलन चलाए? सही बात है। उनके मतलब अगर मान लीजिए आप कोई, जैसे वो कह रहे थे कि हम सूखी नदियों को फिर से मतलब वो करने के लिए, कि उनको रिवाइव करने के लिए हम ये सारा कर रहे हैं, तो अगर मान लीजिए आपका मोटिव बहुत अच्छा है, आप अच्छे मोटिव से कर रहे हैं, तो चीज जनता तक पहुंचाइए और उनकी समस्याओं को एड्रेस कीजिए। रीलोकेशन वाली जो उनकी प्रॉब्लम थी वो सबसे ज्यादा बड़ी थी, उनको ये दिक्कत थी कि जो हमारे लोग हैं उनको उनको ना उन्होंने कई कई गांव छोड़ दिए हैं, कई लोगों को छोड़ दिया है, और जो, ये बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, रीलोकेशन सबसे बड़ी समस्या है। देखो लोगों लोगों ने अपने हिसाब से नेचुरली ग्रोथ की, सही जगह बसे, सही जगह उन्होंने जहां उचित समझा वहां रहे। इस गवर्नमेंट ने, इस सरकार की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है, उन्होंने जंगलों को उजाड़ करके आदिवासियों को रिप्लेस किया, बिल्कुल उनको बेघर कर दिया। अब वो कहाँ जाएं, अब वो कहाँ जाएंगे? कहीं जाएंगे, पता नहीं कहाँ जाएंगे। उसमें कितने लोग मरेंगे, कितने लोग बचेंगे, इसका कोई डेटा बिल्कुल। नहीं। जानवरों के साथ ये यही कर रहे हैं, हम्म। मतलब उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप अपनी जगह को छोड़ दो। हाँ। वो जानवरों को भी मजबूर कर रहे हैं कि तुम अपनी जगह को छोड़ दो, यहाँ से हम कोयला निकालेंगे, और इंसानों को भी मजबूर कर रहे हैं कि तुम अपनी जगह छोड़ दो, हम यहाँ से कोयला निकालेंगे।
हाँ, हम यही यहाँ कर की रहे हैं वो। नदियों का इस्तेमाल करेंगे, जमीनों का इस्तेमाल करेंगे, पर तुम यहाँ नहीं रहोगे, दावा कर रहे हो। अब तुम जहाँ मन है वहां जाओ। इस तरीके से वो मजबूर कर रहे हैं। ये इंटेंशन है इस गवर्नमेंट का। हाँ, ये बात आपकी सही है। उसमें काफ़ी काफ़ी सारी जो है मतलब चीज़ें उभारी उन लोगों ने जो ट्राइबल लोग डिस्प्लेसमेंट थे। हाँ। डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं, हुँ, बिल्कुल। डिस्प्लेस कर रहे हैं लोगों को। आप अपने बने बनाए घर में रह रहे हैं अपनी तमाम सारी इकट्ठी की हुई सुविधाओं के साथ, और कोई आपको कहे कि अब आप यहाँ से जाइए, यहाँ हमको कुछ खोदना है, यहाँ समथिंग कुछ हमको मिला है, हाँ, और आपकी कोई व्यवस्था ना करे, तो आपको कैसा लगेगा? सही बात नहीं, बहुत बुरा आपको लगेगा। सेम टू हुँ, सेम व्यवस्था मिलनी चाहिए ना, तुरंत के तुरंत। अदरवाइज आप फिर उसी जद्दोजहद में लगेंगे, एक नया घर बनाएंगे, नई व्यवस्था खड़ी करेंगे, हो सकता है आप जिंदा ही ना रहे वो सब चीज़ों को करने के लिए। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये खतरनाक बात है। हाँ, मैं ये बताना चाह रही थी कि जैसे हम बात करने लगे नदियों हम्म। की और ये सब के बारे में, तो असम में भी जो बाढ़ आई हुई है, फ्लड्स हाँ, आसाम बहुत में तो ज़्यादा। बहुत भयानक बाढ़ आई हुई है, उस पर भी कोई गवर्नमेंट का कोई खास प्लान समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वहाँ पे तो अब जो है मरने वालों की संख्या 75 हो चुकी है। बहुत ज़्यादा हम्म। लोग मर गए हैं। तो उसको भी रेगुलर उसकी न्यूज़ देख रहे हैं कि असम में कुछ ना कुछ, ना सरकार कुछ एड्रेस कर रही है, ना मोदी जी कुछ बोलते हैं। इतना इतना कुछ हुआ है तो कम से कम मोदी जी को कुछ बोलना तो चाहिए था। वो हमारे अगर वो बोल प्रधानमंत्री भी हैं। दिए तो होगा क्या? हम तो कहते हैं अच्छा है वो नहीं बोलते, क्योंकि सबको पता है कि उनको कुछ आता जाता नहीं है, ना बोले तो बेहतर है। बोल देने के बाद फिर और भी एक रील बना उटपटांग। देंगे। हाँ, देखो एक बनाया है ना, फास्ट ट्रैक का जुमला किया है। अब देखो वो एक हाँ, नया वसूली का कानून आया है। बिल्कुल, बिल्कुल, यही हम्म। करेंगे वो। हाँ, बिल्कुल, हुँ, वो कानून से न्याय नहीं मिलेगा। न्याय वाले कानून अलग ही होते हैं, ये वसूली वाले कानून है। इनसे पैसे वसूले जाएंगे सिर्फ, और कुछ नहीं। और वसूलेंगे भी तो किससे, कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे भाजपा के खाते में, आरएसएस के खाते में जाएंगे। और सही जिनसे बात है। वसूलेंगे वो भी शायद भाजपा के ही लोग हों। बहुत कॉम्प्लिकेटेड साइकिल। मेरे पास एक और न्यूज़ आई थी कि हम्म। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो एक स्कॉलर थी, वो 27 साल की थी, हम्म। उनकी डेथ हो गई इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से। है। हाँ, अच्छा। इलेक्ट्रोक्यूशन की वजह से उनकी डेथ हो गई, और उनके जो हॉस्टल था, उनका हॉस्टल, हम्म। उनके गेट के पास ही एक वायर थी, उसकी वजह से हुआ। ओफो, लापरवाही। हाँ, तो अब ये वहाँ ये पे, कौन सी, पंजाब यूनिवर्सिटी? हाँ, पंजाब यूनिवर्सिटी, ओफो। उसमें लोग मनमोहन प्रोटेस्ट। सिंह भी इसमें पढ़ाई किए थे। ओह, अच्छा। डॉक्टर मनमोहन सिंह, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री। हमारे ओह! पूर्व अच्छा। प्रधानमंत्री ने हुँ, कहा था ना, मोदी जी डिजास्टर साबित होंगे। हाँ, हम्म। तो क्या मोदी जी डिजास्टर साबित हो गए? मच मोर देन डिज़ास्टर। मोदी जी उनके ने पास तो बिल्कुल, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की मिनिस्ट्री भी है, लेकिन मोदी वो जी खुद ने ही हाँ, डिज़ास्टर हैं। मोदी जी ने 10 साल, मतलब 12 साल अच्छा जीवन जिया। उसके पहले भी उन्होंने अच्छा जीवन जिया। उसके हुँ, पहले भी वो अच्छा जीवन जीते रहे। कभी भी आंदोलनकारियों से, कभी भी आंदोलनकारी नहीं बने, कभी भी पुलिस की लाठी नहीं खाई। बिल्कुल। कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हाँ, अब मतलब कहा जाता है ना कि राहुल गांधी तो चांदी की चम्मच और सोने की थाली लेके पैदा हुए थे। मोदी जी क्या लेके पैदा हुए थे, लेकिन उन्होंने जिंदगी भर एंजॉय किया। और मोदी और राहुल को क्या हुआ? राहुल को घसीटा गया। हुँ, राहुल गांधी बिल्कुल। इतने अच्छे बैकग्राउंड से थे, लेकिन उनको घसीटा गया। कभी हुँ, मोदी जी ने कोई आंदोलन किया? कभी मोदी जी ने लाठी खाई पुलिस की? कभी कभी नहीं, जनता कभी की नहीं। मांग के लिए एक भी छोटा सा भी वो आंदोलन किए हों? एक फोटो आती है बहुत पुरानी, उसमें पूरा कूलर वूलर सब लगा है, मोदी जी 5 मिनट के लिए बैठे हैं, उसके बाद चले गए। हुँ, अच्छा। ये दिखाने के लिए कि शायद हम लोग भी आंदोलन करते हैं। भारतीय इतिहास में ये बात अपने आप में बहुत समझने वाली है कि जिन्हें बदनाम किया जाता है वो कैसे होते हैं, और जो जो बदनाम करते हैं वो कैसे होते हैं। ये कैसे ये आंदोलन कर सकते हैं लोग? खुद ही एंटी आंदोलन है पूरे टोटल। एग्जैक्टली, एंटी आंदोलन है। हाँ, कुछ नहीं है, आंदोलन नहीं कर सकते। और क्या है आपके पास? और जैसे कि हमारे युवा साथी ने बताया हम्म। कि इलेक्ट्रोक्यूशन से उनकी डेथ हो गई, तो मुझे भी एक ऐसी न्यूज़ मिली जिसमें कि मतलब एक आदमी सर्कस में काम करता था। हम्म। तो क्या हुआ कि उनका जो है वो एक स्टंट के लिए परफॉर्म कर रहे थे। हम्म। तो स्टंट परफॉर्मेंस में ये था कि उनको अलाइव बरी किया जाएगा, हम्म। एक सैक में भर के अलाइव उनको ओहो। बरी किया जाएगा, हम्म। और फिर उसके बाद उनको कुछ घंटों बाद निकाला जाएगा। तो मतलब वो निकलेंगे अलाइव, मतलब एज अ स्टंट इसको दिखाना चाह रहे थे लोग कि इम्प्रेस हों, और काफी मतलब डेंजरस स्टंट है, और उसमें ही उनकी मौत हो गई।
ऐसा हो जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे मारे जाते हैं गुड़गांव की साहस। बात है, नू हाँ, विलेज में ऐसा हुआ, तो वहां पर वो सर्कस के लिए स्टंट। अफ़सोस की बात है, ये बहुत अफ़सोस की बात है कि ऐसे स्टंट करने वालों के लिए सिक्योरिटी का स्तर थोड़ा और स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं, ऐसे में बचाव और सारी चीज़ों के लिए क्या किया जाना चाहिए, हम्म। लेकिन नहीं हो पाता है, वो बेचारे मारे जाते हैं। जो जो लोग कह रहे थे, जिन्होंने पहले भी स्टंट परफॉर्म किए हैं, वो ये हुँ, कह रहे थे कि कई सारे होल्स किए जाते थे जिससे एयर पास होती रहे हुँ, हुँ, लगातार, हुँ, हुँ, कि मतलब लोगों को लगे कि वो अंदर ऐसे बरी हैं, हुँ, लेकिन हुँ, उन तक हवा जाती रहे। हुँ, तो हुँ। मतलब ऐसे होल्स किए जाते थे, कई सारी चीजें की बिल्कुल, जाती थी। ऐसे स्टंट के लिए सावधानियाँ बहुत ज़रूरी हैं, ज़रूर मानकों पर के साथ कोई न कोई कॉम्प्रोमाइज़ किया गया होगा। हाँ, उनके घर वाले कह रहे हैं कि 3 दिन तक उनको नहीं निकाला गया, ओफ़ो! जबकि स्टंट कुछ घंटों तक का होता है या ज्यादा से ज्यादा 1 दिन का होता है। तो वो ये क्लेम कर रहे हैं कि उनको 3 दिन तक नहीं निकाला गया, इसलिए ऐसा हुआ है। अब हुँ, इसकी जांच होगी तो फिर पता चलेगा, लेकिन ये बहुत दुख भरी घटना है, जब मुझे बिल्कुल। पता चला तो। बिल्कुल, बिल्कुल, ये दुःख भरी घटना है, डेफ़िनेटली। और हम्म। बताइए आप? मैं नेहरू जी का एक कोट मतलब कि उन्होंने किया था, प्रोफेसर गिलबर्ट मुरे का कोट है, उन्होंने हुँ, हुँ, ये अपनी बुक में जो है उसको रखा, हुँ, नेहरू जी ने। तो वो ये बताते हैं कि गिलबर्ट मुरे जो हैं वो शेयर ब्यूटी को एक्सप्लेन करते हैं, ओलंपियन सिस्टम की हुँ, हुँ, शेयर ब्यूटी को, और वो कनेक्ट करते हैं इंडिया से हुँ, हुँ, उसको। हुँ, हुँ, तो वो ये बताते हैं कि द मोस्ट ब्यूटिफुल इमेज कार्व्ड बाय मैन वाज नॉट ऑफ द गॉड बट ओनली अ सिंबल टू हेल्प टुवर्ड्स कंसीविंग द गॉड, so the god himself when conceived was not the reality but only a symbol to help towards conceiving the reality. ओके, हाँ, मतलब ये बात कहना चाहते हैं कि जो गॉड का परसेप्शन है, वो गॉड का परसेप्शन इसलिए नहीं है जो हम लोग आज देखते हैं। हुँ, गॉड का परसेप्शन इसलिए था कि अगर आप ये समझ जाएं कि गॉड क्या है तो आप ये समझ सकते हैं कि सच्चाई क्या है। रियलिटी को समझने के लिए गॉड का परसेप्शन मतलब गॉड का इंडियन मतलब है सत्य हाँ और सत्य से ही दूर जा रहा है हमारा समाज, हाँ, यानी गॉड से दूर जा रहा है हमारा समाज, गॉड से दूर जा लेकिन मंदिरों के करीब आ रहा है हमारा समाज, रहा है। मूर्तियों के करीब आ रहा है हमारा समाज, टीका चंदन के करीब आ रहा है हमारा समाज, पर सत्य से दूर जा रहा है हमारा समाज, यानी सुंदरता से भी दूर जा रहा है हमारा समाज। सही बात है। ओके, आप कुछ कहना चाहती हैं? हाँ। बस? बस। ओके, ठीक है, आज की बातचीत मज़ा आया, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया बात कही आपने। आपने आपके सत्य और गॉड और सुंदरता के इस कोट के साथ हम लोग आज बोशल रेडियो को समाप्त करते हैं। शुक्रिया, हम फिर मिलेंगे, फिर बातें करेंगे, बहुत सारी। बिल्कुल। ओके, आपका भी टाटा, शुक्रिया। टाटा। टाटा।